Yes, welcome students. Today we are going to start another topic of unit chemical kinetics. Right beta, in previous video I discussed with you the rate of reaction and types of rate of reaction, average rate, instantaneous rate and the factors. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक रेट कांस्टेंट के और रेट ला इक्वेशन किसे कहते हैं. सपोज आपके पास कोई जनरल इक्वेशन है ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी. जो ए लिखा है स्मॉल ए और बी सी डी, ये क्या उनके स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशेंट हैं. ठीक है, जिसे हमने कोई जनरल इक्वेशन माना है कि सपोज इसके आगे 2 है, ये 3 है, जो उस बैलेंस्ड इक्वेशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये कॉफिशेंट है. तो जब हम इस रिएक्शन की रेट लिखेंगे तो रेट किसके बराबर होगी? रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट ऑफ किसका? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट कौन है आपके यहाँ पर? ए है और बी है. प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट्स ए और बी हैं, उनका ले लिया और रेज टू द पावर ऑफ कॉफिशेंट. अगर हम कॉफिशेंट लेते तो वो ए और बी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ हम कॉफिशेंट ना लेके हम क्या ले रहे हैं? एक्स और वाई. आपने नोट किया, मैंने लिखा है एक्स और वाई. मीन्स एक्स और वाई जो होती हैं दे मे नॉट बी इक्वल टू स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशेंट ए बी. ज़रूरी नहीं है अगर ए की संख्या यहाँ पर 3 मोल्स है और बी आपके 2 हैं तो रेट एक्चुअल में ही उन्हीं पे डिपेंड करे. हो सकता है 3 में से 2 मोल्स पे डिपेंड करे, इसके 2 हैं उनमें से 1 पे डिपेंड करे. तो मैंने उनको क्या माना है? मैंने उनको माना है एक्स एंड वाई, इसलिए मैंने उनके लिए अलग से वर्ड क्या लिखा है? एक्स और वाई. राइट, यू कैन सी रेट डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ एक्स एंड वाई. अब इसको हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? के. तो के क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू व्हाट? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई. ठीक है, और रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इस रेट की जगह डी आर अपॉन डी टी लिख दिया, इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई. दिस इज योर रेट ला इक्वेशन. क्लियर? जहाँ पर रेट किसके बराबर होगी? डी आर अपॉन डी टी, और के क्या है आपका यहाँ पर? रेट कांस्टेंट, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं. तो व्हाट इज़, अगर मुझे डिफाइन करना आ जाए, अगर मेरे से पूछा जाए तो ये आपकी रेट क्या है, तो मैं क्या कहूँगी? रेट इज़ इक्वल टू के ए की पावर एक्स और वाई. यहाँ से मैं रेट को इसके इक्वल पुट कर रही हूँ. ये जो इक्वेशन है रेट ला इक्वेशन है जिसमें हर टर्म का अपना मीनिंग है. तो व्हाट इज़ रेट ला? रेट ला इज़ द एक्सप्रेशन इन विच, ध्यान से देखिए, रेट ला क्या है? रेट ला वो एक्सप्रेशन है, रेट ला वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर रिएक्शन की रेट जो दी जाती है, इट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर which may or may not be same as stoichiometric coefficient of reacting species in the balanced chemical equation. क्लियर हो गया? क्या कहा कि आपने ये जो देखा यहाँ पर, आपका ज़रूरी नहीं है कि वो उसी पे डिपेंड करे. ये तो क्लियर है कि वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे करेगी, बट ईच टर्म रेज टू द पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू दैट कॉफिशिएंट विच आर रिप्रेजेंटेड इन बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, तो हमने क्या देखा? रेट ला किसी भी रिएक्शन का जो है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ओनली बाय लुकिंग द बैलेंस्ड इक्वेशन. हमें कोई बैलेंस्ड इक्वेशन दे दी, कहा कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसकी रेट ला लिखे, तो उसके जो कॉफिशेंट हैं आगे ए और बी जरूर उन पे डिपेंड करे, ये ज़रूरी नहीं है. हो सकता है उन पे डिपेंड ना करके एक्स और वाई पे डिपेंड करे, मतलब नंबर वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. तो रेट क्या फॉर्मूला लिखा? इसका मतलब रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर एन. व्हाट इज एन? एन इज कॉफिशेंट एंड के इज रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. और अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू मैं 1 मोल पर लीटर डाल दूं, यानी इसको मैं 1 पुट कर दूं, तो रेट किसके बराबर आ जाएगा? के का. व्हाट इज के? रेट कांस्टेंट. तो हाउ विल यू डिफाइन रेट कांस्टेंट? हम कहेंगे रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, के इज डिफाइंड एज क्या? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज इज यूनिटी. क्लियर हो गया? हमें 2 चीज़ें पढ़ी बेटा. एक पढ़ा हमने कि रेट कांस्टेंट के क्या है, और एक हमने कहा रेट ला इक्वेशन. ये तो है रेट ला इक्वेशन, और इसी रेट ला इक्वेशंस के ही आधार पर हमने क्या किया? के और रेट को एज इट इज़ रहने दिया, इसको कंसंट्रेशन टू द पावर एन कर दिया. अगर मैं यहाँ एन की वैल्यू कोई भी ले लूँ, अगर मैं कंसंट्रेशन 1 पुट कर देती हूँ तो रेट किसके बराबर आ जाएगा? रेट इज़ इक्वल टू के. तो व्हाट इज़ के? इट इज़ डिफाइंड एज के इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज इज 1 और यूनिटी. ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से देख लीजिए. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट? के और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी. क्या अंतर है? रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और के क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच टर्म में ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज 1 मोल पर लीटर.
और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, ये डिपेंड नहीं करती कॉन्सेंट्रेशन पे। इसकी यूनिट क्या होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है आपको सिंपल पता है, dx का कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर और डिवाइड बाय टाइम यानी पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर लिखे हैं, मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं और हो जाएगी। इसकी यूनिट जो k की यूनिट है डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं अभी आपको समझाऊंगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभी हम पढ़ेंगे। फिर हर ऑर्डर के लिए हम k की वैल्यू अलग निकालते हैं, यानी हर ऑर्डर के लिए बेटा आपकी जो रेट कांस्टेंट k की जो यूनिट होगी वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी कैसे डिफरेंट कैसे निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइम आता है व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़ा सिंपल है, अभी आपने रिएक्शन पढ़ी है ए प्लस बी बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से हमें लेना देना नहीं क्योंकि रेट किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर। मैंने वहाँ आपको एक्स वाई लिखा था, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस ए बी ये वाले ओरिजिनल नहीं लिखने, इनकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा एक्स वाई एन ए। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट करें, अल्फ़ा बीटा। तो व्हाट इज़ अल्फ़ा और बीटा का जो सम है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो रेज टू द पावर हमने की है, इन दोनों पावर्स का जो सम होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। आ गया ना फर्क, कि उन पावर्स का, उन कंसंट्रेशन टर्म्स का जोड़ करना है जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में डिपेंड करती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ए और बी कोफिशिएंट है तो इन्हीं पे डिपेंड करेगी, उनमें से हो सकता है अल्फ़ा ए के अल्फ़ा पे डिपेंड करे, बी के बीटा पे। तो जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करती हैं उन कंसंट्रेशन टर्म्स को आपने ऐड कर देना है, जब उनका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हम और सिंपल लिख सकते हैं, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ला इक्वेशन। रेट ला इक्वेशन भी यही था, अभी क्या कहा था मैंने, रेट ला में क्या कहा था, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ला इक्वेशन। अगर याद हो तो रेट ला इक्वेशन में मैंने ए बी नहीं लिखा था, मैंने रेट ला इक्वेशन में एक्स वाई लिखा था, जबकि ओरिजिनल में ए बी था। तो इन्हीं पे डिपेंड करती है। तो रेट ला इक्वेशन भी ये कहता है कि एक्चुअल पे डिपेंड जो करे उस पे उन कंसंट्रेशन टर्म्स को ऐड कर दो, सम कर दो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी, बहुत सिंपल है। ऑर्डर का मतलब आपकी रेट ला इक्वेशन में जो रिएक्टेंट हैं उनके ऊपर जो पावर्स हैं जिन पर एक्चुअल में रेट और किसी भी रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब हमें एग्जांपल देखते हैं कि कौन सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। अब तुम्हें नाम से ही क्लियर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगी, जिसका ऑर्डर ज़ीरो, यानी जिसमें रिएक्शन जो है, रिएक्शन की जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तभी तो ऑर्डर क्या निकला उसका, ज़ीरो। तभी हमने उसे क्या कहा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो सनलाइट में होंगी, याद रखना वो जीरो ऑर्डर होंगी। जैसे H2 + Cl2 गैस है, H में लाइट की प्रेजेंस में क्या बन गया, 2HCl। तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो जीरो ऑर्डर होंगी। तो इसकी रेट क्या होगी, रेट इज इक्वल टू के, या तो डायरेक्टली लगाओ या डायरेक्टली हटा के सीधा के लगा दो। रेट इज इक्वल टू के, H2 की पावर 0, Cl2 की पावर 0, यानी दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0 0 हो गई, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन सारी जीरो ऑर्डर होती हैं, यानी इनकी पावर 0 है, तो रेट इन पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि इसका ऑर्डर 0 है। ऐसे ही दूसरा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, या ये इंपॉर्टेंट है आपकी NCERT में दे रखी है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। अगर हम अमोनिया को तोड़ें, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक करें, ये रिएक्शन ले ली हमने, ध्यान से देखिए, रिएक्शन में अमोनिया लिया, प्लैटिनम की प्रेजेंस में हीट किया, तोड़ा, तो क्या बन गया, N2 + 3H2। इस रिएक्शन की रेट क्या है, मैंने लिखी है, रेट इज इक्वल टू के अमोनिया, और इसकी पावर क्या कर दी, 0। ये जो टेम्परेचर है 1130, ये इस रिएक्शन के इस पे लिखा हुआ है, एरो के ऊपर कंडीशन है, तो इसकी रेट अमोनिया पे 0 के बराबर होगी। जब ये 0 है तो रेट किसके बराबर होगी, के। तो जीरो ऑर्डर समझ में आ गया। जीरो ऑर्डर कौन सी होंगी, जिसमें रिएक्शन की रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है। अब फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, नाम से क्लियर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होंगी, जिनमें जो रेट है वो किस पे डिपेंड करे, एक कंसंट्रेशन टर्म पे। जैसे H2O2 से क्या बना, वाटर प्लस हाफ O2, तो इसमें एक ही रिएक्टेंट है, इसी पे रेट डिपेंड करे, इसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे आपका एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल से क्या बन रहा है, देखो आपको मैंने शुरू से बताया 11th में भी, एसिड और अल्कोहल जब भी मिलते हैं आपका हमेशा क्या बनता है, एस्टर।
ऐसे एस्टर टूटता है तो ये बनते हैं। तो यहाँ पर एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बना रहे हैं, इथाइल एसीटेट और वाटर। तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, इस पे भी और इस पे भी। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शनल केस भी आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद बेटा आपका आ रहा है फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, फ्रैक्शन से ही क्लियर है। जैसे एस्टेल्डिहाइड है, CH3CHO क्या दे देता है, मीथेन और CO। इसमें जो रेट देखी गई वो किस पे डिपेंड करती है, इस रिएक्टेंट की पावर 3/2 यानी 1.5। ये फ्रैक्शनल में आ रहा है इसका ऑर्डर, इस पे डिपेंड करती है। क्लियर। आई थिंक आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, और ये कई तरीके का होता है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड और फ्रैक्शनल। अब आते हैं दो वर्ड, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। पहला वर्ड है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होंगी जो एक ही स्टेप में हो जाएंगी। कुछ रिएक्शंस हैं जो एक ही स्टेप में होके प्रोडक्ट बना देती हैं, तो वो रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, लाइक अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2। इसको हीट करेंगे, क्या बनेगा, N2 + 2 वाटर, राइट। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री। और जो रिएक्शन एक स्टेप में ना होकर नंबर ऑफ स्टेप्स में होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 तो होने ही चाहिए, नहीं तो 2 से ज़्यादा में भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वो एक स्टेप में नहीं होती हैं, वो 2 स्टेप में, उससे ज़्यादा में होती हैं। नहीं कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल में हो जाए वो एलिमेंट्री, ठीक। उसके बाद वर्ड आता है आपका नेक्स्ट, मोलिकुलैरिटी। क्योंकि सब डेफिनेशन कर लेंगे तो हमें अगला टॉपिक क्लियर होगा। मोलिकुलैरिटी किसे कहते हैं, वो था ऑर्डर। वो ऑर्डर क्या था, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। मोलिकुलैरिटी कहती है कि जितने मॉलिक्यूल्स आपको, एटम्स मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं रिएक्शन में, जो आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोलिकुलैरिटी। It is the number of atoms, ions और molecules which must collide simultaneously, जो एक दूसरे के साथ simultaneously टकराने चाहिए ताकि कोई केमिकल, टू ब्रिंग ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। तो जितने मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, मोलिकुलैरिटी। ये भी कई तरीके की होती है मोलिकुलैरिटी। मान लो किसी रिएक्शन में अगर मॉलिक्यूल एक ही दिख रहा है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। यूनि मतलब सिंगल। दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व ओनली वन मॉलिक्यूल, जैसे SO2Cl2, थायोनाइल क्लोराइड है, क्या दे रहा है, SO2 और Cl2। इस रिएक्शन में देखें तो कितना, एक ही मॉलिक्यूल है इसका जो रिएक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें जो कोलिजन्स हो रही है 2 मॉलिक्यूल्स में हो रही है, एटम्स में हो रखी है या आयंस में हो रखी है। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें HI के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, H2 और I2 दे रहे हैं। तो वो रिएक्शन जिसमें कोलिजन जो है 2 मॉलिक्यूल्स में हो रही है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, एटम्स हों या आयंस हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ये होगी आपकी 2 वाली। अब 3 वाली क्या हो जाएगी, जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हो, यानी 3 मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो, से क्या बोल देंगे, टर्मोलिकुलर रिएक्शन, जो कि बहुत रेयर होती हैं, राइट। अब आता है एक वर्ड, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि रेट कैसे पता चलेगी रिएक्शन की, उन रिएक्शंस के लिए बेटा जो कई स्टेप्स में होती हैं। अभी हमने पीछे वर्ड पढ़ा था एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री तो बिल्कुल क्लियर है, एलिमेंट्री का मतलब क्या है, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है उसकी रेट तो वही बता देगा। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो कई स्टेप्स में हो रही हैं, उनको रेट कैसे पता चलेगी, उनके लिए वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो याद रखना क्या है, ओवरऑल ऐसी रिएक्शन जो कई स्टेप में होती हैं, तो उन रिएक्शंस के लिए जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड होती है या बताई जाती है बाय द स्लोवेस्ट स्टेप in the reaction which is called rate determining step। ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, ऐसी रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब ऐसी रिएक्शन जो आपके कई स्टेप्स में होती हैं, तो आप किससे रेट निकालेंगे, स्लो स्टेप से, फास्ट स्टेप से, मॉडरेट स्टेप से, कौन सी 3 अगर कोई रिएक्शन बेटा मान लो 3 स्टेप में हो रही है, मान लो A से B बन रहा है, वो स्टेप नंबर 1, 2 और 3 से हो रही है। डायरेक्ट A से B नहीं बनता, A से पहले C बनेगा, C से पहले D बनेगा, D से फिर B बनेगा, राइट। तो ये हो गया ना, कई स्टेप में जाके A से C बना स्टेप नंबर 1, C से D बना स्टेप नंबर 2, D से फिर B बना स्टेप नंबर 3। तो इनमें से कौन से स्टेप से रेट बताएं, सारे तो प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली A से B बना, लेकिन ये कई स्टेप्स में जाके बन रहा है, तो कौन सा स्टेप रेट बताएगा, जो सबसे स्लोवेस्ट होगा, जो सबसे स्पीड में स्लो होगा, स्लोवेस्ट होगा, वही स्टेप जो है उसकी रेट बताएगा। क्योंकि जो स्लोवेस्ट होगा उसी को हम देख पाएंगे, उसी से रेट निकाल पाएंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट बेटा। तो अब आई थिंक क्लियर हो गया। तो अब पढ़ते हैं इस टॉपिक को।
What is rate determining step? The overall rate of reaction is controlled or told by, कुछ भी लिख सकते हैं, या determined by slowest step in the reaction and it is called rate determining step. कैसे? अब आप मान लो ये रिएक्शन है, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, 2N2O5 आपकी रिएक्शन दे रखी है, 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2. According to this reaction, rate of reaction depends only 2 concentration terms. But अब इसको देखकर तो आप कहेंगे कि इसकी पावर आगे कोफिशिएंट 2 है तो 2 पे डिपेंड करती है, लेकिन एक्चुअली में इट डिपेंड्स अपॉन 1 concentration term. एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती है? एक में. दिखने में कितने हैं? 2. ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका मतलब N2O5 से ये जो रिएक्शन बन रही है ये एक स्टेप में प्रोडक्ट नहीं बन रहा. कैसे? आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए. आपने क्या किया, N2O5 पहले टूटा किसके अंदर? NO2 और NO3 में. ये स्टेप कौन सा है? स्लो स्टेप. फिर N2O5 जो है इस NO3 से कंबाइन करा, इस वाले NO3 से कंबाइन करा और इसने सेकंड स्टेप में क्या बना दिया? NO2 प्लस में O2. ध्यान से देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ आपको. पहला स्टेप देखिए क्या है, प्रोडक्ट बिल्कुल यही के यही बनेंगे आपके, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है. क्या कहा? N2O5 से आपका 4NO2 और O2 बन रहा है, लेकिन एक स्टेप में नहीं बन रहा. पहला स्टेप क्या है? N2O5 NO2 और NO3 दे रहा है जो कि स्लो स्टेप है. दूसरा स्टेप क्या है? N2O5 इस NO3 से कंबाइन करके 3NO2 और OT दे रहा है जो कि फास्ट स्टेप है. अब तुम इसमें ध्यान देखो, N2O5 से इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो यही रिएक्शन आ जाएगी. ये 2 हैं, ये 2 हैं रिएक्टेंट साइड पे. इधर NO2 4 हैं, 3 और 1 4 हैं. O2 O2 है, NO3 से NO2 कैंसिल हो जाएगा. देखा ध्यान से? क्लियर हो गया? यानी कुल मिलाकर आपका ये जो बना रहा है प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे, लेकिन वो 2 स्टेप में बनेंगे. अब इस रिएक्शन की रेट कैसे दी जाए? इस रिएक्शन की रेट कैसे दी जाए? तो हमने कहा एज स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो हम क्या कहेंगे? रेट इज़ स्लो स्टेप. कौन सा है? स्लो स्टेप ये वाला है. और इस स्टेप में N2O5 का अमाउंट कितना है? 1. तो हम कहेंगे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 रेज टू द पावर 1. हो गया? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक्चुअल में डिपेंड करती है वो मैकेनिज्म बताता है. हमने फास्ट स्टेप को नहीं देखना, हमने किसको देखना है? किसको देखना है? स्लो वाले को. राइट. अब इसके अंदर एक वर्ड आया है, सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज टू एक्सप्रेस वन रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. क्या कहा? कि ये जो 2 स्टेप्स में जाके रिएक्शन हुई है इसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. ऐसी कोई भी रिएक्शन जैसे N2O5 है, दिखने में आपको लग रही है कि ये रिएक्शन एक ही पर स्टेप में होगी, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हुई है, रादर ये 2 स्टेप में हुई है, तो इसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जो कई स्टेप्स में जाके हो तो उसके सारे स्टेप्स ही क्या बन जाते हैं? उस रिएक्शन का मैकेनिज्म. क्लियर हो गया? आई थिंक बेटा अब आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में डिफरेंस पता चल गया. मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ. व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर जो है किसी भी रिएक्शन का वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है. मॉलिक्युलैरिटी नहीं है. आपने अभी देखा जितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वही उसकी मॉलिक्युलैरिटी है. लेकिन ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया कि जैसा कोफिशिएंट ए और बी है ज़रूरी नहीं है उस पर डिपेंड करे, वो एक्स पे भी डिपेंड कर सकती है, वो वाई पे भी डिपेंड कर सकती है. दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलैरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 मैं लिख रखा है, इट कैन बी 0 एंड फ्रैक्शनल, लेकिन इट कैन नॉट बी 0. ठीक है, क्योंकि ये 0 कभी भी नहीं हो सकता और नॉन इंटीजर भी नहीं हो सकता, मतलब ये 0 नहीं हो सकता. इट इज़ एप्लीकेबल कौन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एप्लीकेबल है एलिमेंट्री और एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. लेकिन मॉलिक्युलैरिटी इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है उसमें जितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं उन्हीं पे तो डिपेंड करेगी. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस तो कॉम्प्लेक्स हैं जो कई स्टेप्स में हो रही हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्लोएस्ट स्टेप देखेंगे तो उससे हम निकाल सकते हैं मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन मॉलिक्युलैरिटी नहीं. तो ध्यान रखना ये डिफरेंस है ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है. एक बार क्वेश्चन बोर्ड में आया था, फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखिए, फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी हैव सेम वैल्यू. ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी की वैल्यू सेम आ सकती हो? यस. वो कौन सी हैं? जो सिंगल स्टेप में होती हैं, यानी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती हैं उनके लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी इक्वल हो सकता है. क्लियर? अब चलते हैं हमारा इस टॉपिक पे. मेरे हिसाब से आपको अब समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस टॉपिक पे. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स, जो मैंने आपके पीछे छुड़ाई थी, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट अक्सर पूछ लेते हैं. फिर वहीं से शुरू करेंगे हम अपना. जनरल इक्वेशन क्या है आपकी? ए, ध्यान से देखिए, यही हमने स्टार्टिंग में ली थी, ए
ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, जनरल इक्वेशन। यहाँ पर हमने कहा था कि रेट डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बी, लेकिन उनके कॉफिशिएंट ए बी ना होकर एक्स और वाई ले लिए, और एक्स और वाई के सम को हम क्या कहते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें से हम के बाहर निकाल लें, के किसके बराबर हो जाएगा, रेट अपॉन ए एक्स इंटू बी वाई, और मैं इसको लिख सकती हूँ सीधा, रेट के इज इक्वल टू रेट, नीचे क्या है, कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एन, चाहे वो रिएक्टेंट 1 हो 2 हो कितना हो, आपका ये फॉर्मूला बन गया K इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसनट्रेशन C की पावर n। और रेट क्या होती है अलग से, कंसनट्रेशन अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ K को, K इज इक्वल टू R अपॉन C, और K को मैं क्या लिख सकती हूँ, R की वैल्यू डाल दूँ, R क्या है, कंसनट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसनट्रेशन पर सेकेंड या कंसनट्रेशन सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय CN। आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया। हमने इस फॉर्मूले से क्या किया, फिर देख लो एक बार, अभी तक यहाँ तक करा है मैंने, ध्यान से देखो क्या किया हमने बेटा। इसमें हमने क्या किया, कोई जनरल इक्वेशन ली, इससे हमने के की निकाली, रेट निकाल ली। रेट क्या थी आपकी, के ए इंटू एक्स और बी वाई, यहाँ से हम के को बाहर ले आए, क्योंकि हमने रेट कांस्टेंट के की तो यूनिट निकालनी है, तो के को बाहर ले आए, रेट अपॉन दिस हो जाएगा। इस नीचे को हम खाली क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एन, चाहे वो एक रिएक्टेंट हो कोई भी, तो फॉर्मूला ही रहेगा। अब रेट को भी खोल दो, रेट किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स, और नीचे है सी एन। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, सिंप्लीफाई कर दूँ, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, K इज इक्वल टू C, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन, और ये है सेकेंड इनवर्स, और नीचे क्या है कॉन्सेंट्रेशन n, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। बस इसी के से हम सारी यूनिट निकाल लेंगे। क्या किया, ध्यान से देख लो, नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन n है, वहाँ ऊपर 1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स एज इट इज़ है, राइट। अब ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, हो गया मोल लीटर इनवर्स, ब्रैकेट बंद कर दिया, C की जगह ये डाल दिया, और 1 माइनस n लिख दिया, और सेकेंड इनवर्स लिख दिया, क्लियर। फिर देख लो मैंने क्या किया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब हमने क्या किया, R अपॉन सी एन, आर की वैल्यू डाल दी, कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स हो रही है, और इसको ऊपर ले गए, इस फॉर्मूले में ही सब कुछ है, ये दो फॉर्मूले, इन्हीं में से हम सारी रेट निकालेंगे। के इज इक्वल टू सी 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, सी की वैल्यू पुट कर दी मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, जहाँ पर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं एन की वैल्यू चेंज करती जाऊँगी, एन की ज़ीरो ऑर्डर का मतलब एन ज़ीरो, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये, सेकंड ऑर्डर का मतलब 2, मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू एन की पुट करती जाऊंगी, आंसर निकलता जाएगा। देखिए कैसे, देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आपका, इसी फॉर्मूले को उठाती हूँ, ये हमने फॉर्मूला निकाला, समझ में आ गया। आपको पूरा पेपर में नहीं डिराइव करना, आप बस ये फॉर्मूला याद रख लो। ये किसी ऑर्डर के लिए आपको रेट निकालनी आ गई ना, कि बेटा राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो आप फटाफट ये फॉर्मूला लिखना है रफ के, और उसकी एन की वैल्यू फर्स्ट है तो फर्स्ट 1 डाल देना, फॉर्मूला आ जाए, रेट की यूनिट आ जाएंगी। कैसे स्टार्ट करते हैं, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन एस माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अगर n क्या है 0, मान लो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 0 ऑर्डर से, अगर n 0 है तो पुट द वैल्यू ऑफ n 0 इन इक्वेशन, क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, राइट। 1 माइनस 0 खत्म, तो एक यही कहीं रह जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये आपकी आ गई k की यूनिट। कौन से ऑर्डर के लिए, फॉर 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या आई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कैसे आई ये भी आपको मैंने बताया, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। जिसको ये फॉर्मूला याद है वो कोई भी यूनिट निकाल सकता है। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 पुट कर दी थी, 1 माइनस 0 0, तो ये हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 0 ऑर्डर के लिए। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, अब पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है बेटा, आपको यूनिट दे रखी होगी और पूछा जाएगा ये किस ऑर्डर के लिए है, रेट कांस्टेंट की यूनिट ये किस ऑर्डर को बताती है, आप कहेंगे फॉर 0 ऑर्डर। अब देखें ज़रा फर्स्ट ऑर्डर की क्या आती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ ताकि हमारे को ईजी रहे। अब चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हमारे पास फार्मूला ये याद है आपको, फर्स्ट ऑर्डर में हमने 1 पुट करी तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1, राइट। एन की वैल्यू पुट कर दी 1, 1 माइनस 1 सेकेंड, 1 माइनस 1 0 हो गया। और जब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, एक्स की पावर, एक्स की 0 किसके बराबर होता है 1, पढ़ते हैं ना, x रेज टू द पावर 0 यानी 1, तो k किसके बराबर हो जाएगा, खाली सेकंड इनवर्स। तो k की यूनिट आ गई सेकंड इनवर्स, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। किसके लिए आई बेटा, ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर देख लो
क्या किया, आपके पास ये फार्मूला था, मैंने यही फार्मूला उठाया 1 माइनस एन, एन की वैल्यू 0 पुट की थी। अब मैं एन की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ 1। अब मैंने फटाफट एन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। और जब हम 0 पुट करते हैं किसी की भी रेज टू द पावर 0 अगर होती है तो 1 हो गया, तो इसको ख़त्म कर दो, सेकेंड इन्वर्स हो गया, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे ही आप किसके लिए कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए। देखो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या किया आपने, K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, एन की वैल्यू क्या पुट करी है 2, तो 1 माइनस 2 हो गया। 1 माइनस 2 का मतलब -1, सेकेंड इनवर्स तो पढ़ा ही रहेगा, यहाँ भी पढ़ा है। तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 का मतलब मोल लीटर इनवर्स -1। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, ये देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ बेटा आपको। K किसके बराबर हो गया, मोल लीटर इनवर्स -1, यानी मोल का भी क्या है -1 है, इस लीटर का भी क्या है -1, और ये -1 अंदर है और एक ऊपर बाहर है, खाली लीटर हो गया, और बी बाहर क्या है सेकेंड इनवर्स। ये हो गया आपका किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको कोई भी ऑर्डर के लिए आप रिएक्शन निकाल सकते हो। तो ये आपकी यूनिट आ गई किसके लिए, फॉर किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर। अब इसका न्यूमेरिकल देखिए कैसे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। फॉर रिएक्शन A + B टू गिव यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे दिए, रिएक्टेंट से मतलब है, रिएक्टेंट हमने लिख दिया। रेट ला इज गिवन, ध्यान से देखिए क्या दिया उसने, रेट ला। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, रेट ला है कि A की पावर ½ और B की पावर 2। उसने रेट ला दे दिया कि इस रिएक्शन के लिए रेट ला ये है, रेट ला आपको निकाल के दे दिया। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कितना सिंपल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताया था मैंने, सम ऑफ पावर्स इन जो जिन पे रेट एक्चुअल डिपेंड करती है। तो रेट ला तो हमें गिवन ही है, तो रेट इस पे डिपेंड करती होगी, तो 2 + ½ क्या हो जाएगा आपका 2.5। तो आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपका इस रिएक्शन का 2.5। कैसे मैंने आपको बताया था, आपको पावर्स को ऐड कर देना है, जो उस रिएक्टेंट के ऊपर रेज टू द पावर है उनको ऐड कर दिया, ऐड करते ही आपका आंसर हो गया 2.5। अगला न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y, X से Y को चीज़ बदलती है, ये X to Y बदल रही है। इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, यानी इसका ऑर्डर क्या है सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है, ये X रिएक्टेंट है और ये Y प्रोडक्ट है। उसने क्या किया, X to Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर, यानी ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो सेकेंड ऑर्डर है, यानी रेट किस पे डिपेंड करती है, कंसनट्रेशन ऑफ X रेज टू द पावर 2। सेकेंड ऑर्डर है तो इसकी पावर कितनी होगी 2। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलूँ आगे, पहली लाइन को मैंने सॉल्व किया सिंपल कि कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन X की 3 टाइम बढ़ा दी जाए, हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। सो सिंपल, ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है। क्या कहा उसने कहा कि आपके पास एक रिएक्शन है, आपको उस रिएक्शन में उसने हिंट दे दिया कि मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, उस रिएक्शन में आपको X से Y बदल रहा है, वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है, यानी X रिएक्टेंट है और Y प्रोडक्ट है, तो आपकी सेकेंड ऑर्डर है, तो हम कह सकते हैं रेट किसके बराबर होगी, रेट इज इक्वल टू K X की पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो X रिएक्टेंट है, X की पावर 2 होगी और रेट इज इक्वल टू K X की पावर 2। अब कहता है अगर कंसंट्रेशन X की 3 टाइम बढ़ा दें, इसकी जो अंदर X पड़ा है हम इसको बढ़ा रहे हैं, X रिएक्टेंट है ना, अगर कंसंट्रेशन X की 3 टाइम बढ़ा दें तो हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। तो Y की फॉर्मेशन की रेट क्या, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल है, मैं X की कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ा रही हूँ, तो फॉर्मूले में रेट इज इक्वल टू K क्या कर दूँ, X को क्या कर दूँ 3x रेज टू द पावर 2। तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू 3x का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 9 टाइम्स। आंसर क्या आ गया कि जो रेट आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, इट इज़ इक्वल टू K इंटू 9x स्क्वायर, मतलब इट विल बिकम 9 टाइम्स। तो अब आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी की रेट 4 गुना हो रही है, 5 गुना हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको ध्यान क्या रखना है कि सिंपल आपको रिएक्टेंट देख लेना है कौन है। क्लियर, रिएक्टेंट कौन है आपको ये समझ आना चाहिए। फिर देख लो, कोई रिएक्शन X to Y है, सेकंड ऑर्डर है, मान लो वो सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, कुछ भी है, हमें तो देखना है कि सेकंड ऑर्डर है तो 2, थर्ड ऑर्डर होता है तो 3, तो हमने उसकी रेट लिख दी, ठीक है, इसकी रेट बना दी, पहली लाइन को सॉल्व कर दिया। अब वो कह रहा है X की अमाउंट बढ़ा दो, 3 टाइम्स कर दो, उसको 3x का कर दो, बाकी तो सेम ही रहेगा, रेट तो सेम ही रहेगी, बस X की अमाउंट बढ़ा दो, तो जो आंसर रहेगा रेट भी उतने गुना बढ़ जाएगी। चलो आगे,
यहाँ तक हो गया आपका टॉपिक बेटा आज मैंने जो कराया है। व्हाट इज़, अब हमने शुरू किया था रेट कांस्टेंट के किसे कहते हैं, अगर पेपर में आ जाए तो व्हाट इज़ रेट कांस्टेंट के ये देंगे आप डेफिनेशन। इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो निकला था रेट इज़ इक्वल टू, क्या निकला था आपका आंसर, ध्यान है आपको, रेट ये निकली थी आपकी दिस वन, रेट इज़ इक्वल टू दिस वन के। अगर पेपर में आ जाए डिफाइंड बेटा के, तो आप कहेंगे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज इज यूनिटी। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस कराया, उसके बाद मैंने आपको नई टर्म कराई है ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा होता है और एग्जाम्पल कराए हैं। उसके बाद मैंने बताया एलिमेंट्री और कम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। फिर मॉलिक्यूलैरिटी बताया, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, और ऑर्डर क्या है, जो सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है जिन पे रेट एक्चुअल में डिपेंड करती है, वही नहीं जो दिख रही है, जिन पे डिपेंड एक्चुअल में करती है, उन पावर्स को ऐड कर दो, वो हमेशा रेट ला इक्वेशन में गिवन होगी। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस कराया, फिर हमने आपको यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकाली। रट्टा नहीं मारना है इसके लिए, आपको सबसे सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। जिसको ये फॉर्मूला याद हो गया वो कैसे भी आप रेट निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया ना कि आपको ये फार्मूला आया कैसे, आपको वहाँ फार्मूला थोड़ा निकाल के दिखाना है। मैंने तो इस फार्मूले में सिंपल आपकी इस इक्वेशन से रेट इज़ इक्वल टू के से करा, के को बाहर ले आई और यहाँ से निकाल लिया और ये फार्मूला आ गया। आपको जिसको ये आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है, इसमें n बदलते जाना, n 0 1 2 निकलती जाएगी, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया इसके दो न्यूमेरिकल। अब एक टॉपिक ख़त्म ये करके मैं आपको ये वीडियो स्टॉप कर दूँगी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब क्या है। अभी आपने रेट ला इक्वेशन तो पढ़ी, समझ में आ गई आपको, वही रेट ला इक्वेशन ही चलेगी यहाँ पर, लेकिन इंटीग्रेटेड क्यों क्या है। कई बार क्या कहते हैं हम, जो इक्वेशन रेट ला इक्वेशन है उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है ताकि हम इजीली कंसंट्रेशन निकाल पाएँ। इंटीग्रेटेड तभी वर्ड आया है, हमने उसको इंटीग्रेट किया है। किस किस के लिए हमने पढ़ना है, हमारे सिलेबस में दो के लिए है इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, राइट। आज मैं आपको भी जीरो ऑर्डर का करा रही हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लो आपकी रिएक्शन है R से P बन रहा है, तो रेट किसके बराबर होगी, माइनस dr/dt इज इक्वल टू K रेज टू द पावर R की जीरो। क्लियर हो गया, क्योंकि आपको पता ही है जब कंसंट्रेशन की पावर जीरो होगी रिएक्टेंट की तभी तो जीरो ऑर्डर की लाएगी। और ये हमें पता है अगर किसी की पावर r की x की पावर 0 1 तो r की पावर 0 1, यानी किसी की पावर 0 तो वो 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एज एनी क्वांटिटी रेज टू द पावर 0 इज यूनिटी, तो हमारे पास रेट किसके बराबर होगी, माइनस dr/dt इज इक्वल टू k। क्लियर है, जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ तक पहुँच गए। आपको कोई रिएक्शन R से प्रोडक्ट है, ध्यान से देख लो, कोई भी रिएक्शन R से प्रोडक्ट हो रही है उसके लिए मैंने उसकी रेट लिखी और R की वैल्यू 0 की, तो ये 0, ये तो 1 हो गया, तो किसके बराबर आ गया, K के बराबर, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखो, इसमें dr को एक तरफ ले आए, रेट इसके बराबर थी ना, रेट इज़ इक्वल टू दिस वन की, तो मैं इस वाली इक्वेशन में सिंपल क्या कर रही हूँ, मैं इस इक्वेशन में टर्म को इंटरचेंज कर रही हूँ। कैसे, dr को इस तरफ ले आई, dr इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, मैंने इस तरफ कर दिया, टाइम एक तरफ कर दिया, ये एक तरफ कर दिया। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या किया, dr इज इक्वल टू माइनस साइन इसके पास लेगी, माइनस के इंटू डी टी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है, इधर को भी इधर को भी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, dr इसका इंटीग्रेशन किया और इसका, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आया, dt का किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा r, ये कैंसिल हो जाएगा d से, ये k है कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा t, इसके साथ माइनस k के साथ t आ गया, प्लस i क्या है, i इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, i क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस इक्वेशन को मैं वैल्यू दे रही हूँ आपकी 1, क्या पुट किया, 1। क्या किया अभी तक देखो फटाफट, हमने क्या, जीरो ऑर्डर के लिए R से P बनाया, इसकी रेट लिखी K की पावर R 0, जब ये 1 हो जाएगा तो K के बराबर हो जाएगा। हम R को इधर ले आए, K इंटू डी टी ले लिया, दोनों साइड को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करा तो ये R रह गया, ये माइनस के टी प्लस आई आ गया, इसको इक्वेशन 1 दे दी। अब हम I की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, जब हमने देखा जब स्टार्टिंग में टाइम t 0 होता है, मान लो जब रिएक्शन शुरू हुई टाइम 0 था, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की किसके बराबर थी, R किसके बराबर होगी, R0 के बराबर। तो R0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब स्टार्टिंग में टाइम 0 था। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया,
आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ठीक है। आर की जगह क्या पुट कर दिया, आर नॉट, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है। आर की जगह आर नॉट माइनस के टी प्लस आई एज इट इज़, और टी क्या पुट कर दिया, 0। क्लियर। ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ, आर की वैल्यू आर नॉट पुट कर रही हूँ और टी की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, क्योंकि इनिशियल टाइम पे जब टाइम 0 था तो आर आर नॉट के बराबर था, तो मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर रही हूँ आई की वैल्यू निकालने के लिए। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, आर की वैल्यू आर नॉट पुट करी और के टी की वैल्यू 0 पुट करी, क्योंकि आर 0 जब ये टाइम 0 टी 0 पे आर आर नॉट था, तो मैंने टी भी 0 पुट कर दिया, आर आर नॉट, तो यहाँ से ये से मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आर नॉट, निकल गया आर नॉट। अब इस वैल्यू को पुट कर दो किसके अंदर, इस इक्वेशन नंबर 1 में। इसी के लिए तो आई निकाला था, इसी की वैल्यू इसी इक्वेशन में आई की वैल्यू निकालनी थी, इसी इक्वेशन में चेंज करके टी 0 पुट कर दिया, आर को आर नॉट पुट कर दिया, टी 0 आर आर नॉट, तो ये आई निकल गया, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया तो आई बराबर में आर नॉट हो गया। इस इक्वेशन में आप क्या कर दोगे, आई इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, आपने वैल्यू पुट करी तो आपका क्या आ गया, पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई नॉट प्लस आर नॉट। क्लियर हो गया, हमारी इक्वेशन यही थी ना, माइनस के टी था, राइट। आई की वैल्यू क्या आ गई, आर नॉट, मैंने यहाँ पर आर नॉट कर दी, और इक्वेशन 1 शुरू में आर थी। ये आपकी जो इक्वेशन आई है, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। और अगर इसको आप ध्यान से देखें, ये आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आर को वाई मान लो, इसको के को m मान लो, माइनस के को टी एक्स, और ये कंसंट्रेशन होगी सी नॉट। दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये मैंने लिख रखा है। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या क्या माना, y को r, m को माइनस के, x को t, c को r, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमने यहाँ क्या किया, ये इक्वेशन आपको ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में, टाइम ले लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया, और ये कॉन्सेंट्रेशन इधर ले ली, तो हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन के बराबर आया, ठीक है। r है यहाँ पर, ये r नॉट हो गया, कांस्टेंट है ना आर नॉट, और टाइम 0 था तो आर नॉट था, तो आर को हम आर नॉट पुट कर सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में। ये क्या हो गया आपका बचा हुआ स्लोप किसके बराबर हो गया, ये इक्वेशन में हम स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। आपको पता ही है स्लोप, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऐसा ही स्ट्रेट लाइन आता है ना ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या हो गया बचा हुआ, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू आर नॉट, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट आर नॉट, एंड स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। फिर देख लो, हमने इक्वेशन ग्राफ की, ये इक्वेशन मेन थी, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और अगर हम इसको माने और मान के हम क्या करें, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, मैं इसको रब कर दूँ, सारा आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा दिखना। देखिए क्या किया, ये इक्वेशन आपकी आई, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, इंटीग्रेटेड इक्वेशन होगी। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, इसको y के मान लो बराबर, k को m के बराबर, t को x के, और ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में सबको इक्वल पुट करने के बाद आपने देखा मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, और जब ग्राफ प्लॉट किया तो स्लोप नेगेटिव आता है, और जब स्लोप नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो ठीक है, इसमें हर चीज़ क्लियर होगी, इंटरसेप्ट आर नॉट के बराबर और स्लोप माइनस के बराबर। अब यहाँ से आपका काम एक ख़त्म हो गया, ये आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन हो गया। लगे हाथ इसका रेट कांस्टेंट भी निकाल लो, यही फॉर्मूला आया था, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। के टी को एक तरफ ले आओ, के टी को इधर ले आए बाहर, और के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। देखो मैंने क्या किया, ये ग्राफ तो आपको वैलिडिटी के लिए बताया, अदरवाइज इसको बनाना नहीं, अगर डेरिवेशन आती है तो वहीं स्टॉप कर देना है। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ये इक्वेशन आई आपकी, इसमें से मैं के टी को प्लस करके माइनस छोड़ दिया, के टी को इधर ले आई, के टी इधर आ गया, तो आर नॉट में से ये घटा दिया, आर नॉट माइनस आर, और के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये आपका आ गया रेट कांस्टेंट, के भी निकल गया फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया, तो ये 0 ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के भी निकाल लिया। तो इसी के साथ आपका ख़त्म होता है। मैं एक बार फिर बेटा आपको इंटीग्रेटेड बता देती हूँ, ध्यान से लिखो इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है, इसको एक बार रब कर देते हैं ताकि आपको समझने में ईजी रहे।
इंटीग्रेटेड में कुछ नहीं करना, सिंपल आपने इन ज़ीरो ऑर्डर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर भी बिल्कुल सेम होगा, बस फ़र्क क्या होगा आप खुद देखिए। ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या फ़र्क है? ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में फ़र्क है सिर्फ रिएक्टेंट की पावर का। अगर रिएक्टेंट की पावर आप ज़ीरो लेते हो तो आपकी ज़ीरो ऑर्डर हो जाएगी। अगर आप उस रिएक्टेंट की पावर 1 लेते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखिए मैं एक और रिवाइज करा दूँ। ये रहा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, क्या थी आपकी? ज़ीरो ऑर्डर के लिए है। बिल्कुल सेम पैटर्न, जिसको ज़ीरो ऑर्डर आ गई, हमारे पास दो की है, ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर की, तो हम उसको वो फर्स्ट की भी निकाल लेगा, एज इट इज़ है। फ़र्क क्या है कि ये जो पावर है ये आर की पावर ज़ीरो की जगह आर की पावर 1 हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो ज़ीरो ऑर्डर में हमने क्या किया था, कोई भी रिएक्शन ली थी, रिएक्शन में आर से प्रोडक्ट बना था, तो रेट किसके बराबर होगी? माइनस डी आर, रेट लिखो या ये लिखो एक ही बात है, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर नॉट। आर की पावर क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो रेट क्या है? माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के बराबर हो गया। डी आर को इस तरफ ले जाओ, के इंटू डी टी, और साइन क्या हो जाएगा उसके? माइनस उसके पास लग जाएगा, माइनस के इंटू डी टी। आ गया यहाँ तक क्लियर? दिख रहा है सभी को? ठीक, माइनस के इंटू डी टी, के उधर माइनस उधर चला गया। अब हमने क्या किया? सिंपल इस इक्वेशन को जो आई है इसका इंटीग्रेशन किया तो ये दो, इसका साइन लगाया, इसका साइन लगाया, आर से डी कैंसिल हो गया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, डी टी का होता है, तो डी से इंटीग्रेशन का साइन, तो टी रह गया, प्लस आई क्या हो गया? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने क्या करना है? इसी ही इक्वेशन में क्या करना है आपको? आई की वैल्यू निकालनी है। कैसे? अगर टी को टाइम को 0 पुट कर दें तो आर आर किसके बराबर था? इनिशियल कंसंट्रेशन आर टी। तो इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, आर की वैल्यू आर नॉट पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आर नॉट इज इक्वल टू आई आ गया। अब आई की वैल्यू जो आर नॉट निकली है उसको भी इसी इक्वेशन में ही पुट करना है। इसी इक्वेशन में ही सब कुछ हो गया। इसी एक इक्वेशन ने ही अपना सारा काम खुद कर लिया। क्या किया इस इक्वेशन ने? सारा काम खुद, ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन ने इंटीग्रेशन करते ही इंटीग्रेट किया, माइनस के इंटू टी प्लस आई आ गया। अब आई की वैल्यू निकालने के लिए टी 0 पुट किया, आर को आर नॉट पुट किया, आर नॉट ये क्या आ गया? आर नॉट इज इक्वल टू आई आ गया। फिर इस वैल्यू को दोबारा हमने आई की वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? आर। ध्यान से देखिए क्या वैल्यू है आपकी? ये दिस वन। अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। मैं इसलिए पहले ये रब कर रही हूँ ताकि हमें दिक्कत ना आए कि हमने कहाँ पर छोड़ा था और कहाँ से हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि इजी हो जाए। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर थे, ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने ये लिखा था, यहाँ से हमने इसको ज़ीरो डाला था, तो ये डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन करके ये आया, फिर हमने टाइम 0 पुट किया, आई आर नॉट के बराबर हो गया। अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये आपकी आ गई असली इक्वेशन। इसी को याद करना, इसी से उसने के निकाला है। और क्या किया हम? क्या किया हमने? आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, और ये किससे मैच करती है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। अगर पूछ लें ज़ीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड जो इक्वेशन है उसका फॉर्मूला लिखिए, तो आपको ये लिख कर आना है, ये वाला, ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज़ योर मेन इक्वेशन, दिस इज योर मेन इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर। और ये किससे मैच करती है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। और ये इसका ग्राफ है, ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान रखना। हमने क्या क्या लिया है? टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है और कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पे लिया है। और हमने देखा कि जब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और स्लोप जब नेगेटिव होता है, माइनस के बराबर होता है, तो हमेशा ग्राफ ऐसा आता है। और ये क्या हो गया? इसका इंटरसेप्ट इक्वल टू आर नेट हो गया। ठीक है, क्योंकि टाइम 0 पे आर नॉट है, तो हम इंटरसेप्ट हो गया बचा हुआ आर नॉट कांस्टेंट जो है ये, और स्लोप क्या हो गया? माइनस के। अब आपने इस इक्वेशन से क्या किया? आर इज, ध्यान से देखो, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो, ये वाली जो आपने इक्वेशन ली है, आर इज इक्वल टू ये वाली माइनस के टी प्लस आर नॉट, यही लिखिए, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। यहाँ से हम के डी निकाल सकते हैं, पहले के टी को ले जाएं। के टी किसके बराबर हो जाएगा? आर नॉट माइनस आर के, तो के किसके बराबर हो जाएगा? आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट।
इसी को, ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है ज़ीरो ऑर्डर की, इसी से KT बाहर ले और फिर K ले आए, इसको कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट K। ये K किसका है? ज़ीरो ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन किसकी है? दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन इंटीग्रेटेड की है, इसी से ही तो K निकलेगा, वो भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो आज के लिए बेटा आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। एक तो हमने अब हम सारा एज इट इज़ रहेगा। ये दो आपने फॉर्मूले पढ़े आज, इंटीग्रेटेड का रेट लॉ इक्वेशन और रेट कांस्टेंट। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम ऐसे ये दो फॉर्मूले निकालेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कहाँ से शुरू करेंगे इसके अंदर? हम ध्यान दो, हम शुरू करेंगे R की वैल्यू 0 की बजाय 1 से, राइट। उससे पहले मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हमने ऑर्डर और रिएक्शन की है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया बेटा। तो ध्यान से अच्छे से पढ़ना। रेट कांस्टेंट क्या है? जब रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आता है कब? जब किसी रिएक्शन की रेट यूनिटी होती है, 1 होती है।